बर्फीला मरुथल अंटार्कटिका बनेगा जंग का नया अखाड़ा। अंटार्कटिका में सबसे पुरानी बर्फ की तलाश, 15 लाख साल पुराने सबूत खोलेंगे धरती के इतिहास का राज। एक समय था जब भारत अंटार्कटिका का हिस्सा हुआ करता था। ये हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिक बता रहे हैं। आखिर दुनिया के लिए क्यों अहम है अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में क्या कर रहे चीन, अमेरिका और रूस? अंटार्कटिका ट्रीटी में क्या तय किया गया था? अंटार्कटिका में कैसी है भारत की मौजूदगी? आज हम इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। उस काल में भारत कैसा था, यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 वर्ष पूर्व के भारत की। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोपीय विद्वानों ने एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं सुलझाने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया और उसे लेमुरिया का नाम दिया। तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ती महंगाई के चलते कई देशों में हालात खराब हो रहे हैं। मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इन चिंताओं के बीच दुनिया का एक इलाका जंग का अखाड़ा बनता दिख रहा है। बात यूक्रेन की नहीं है। आजकल तो युद्ध का नाम लेते ही यूक्रेन याद आ जाता है। यहाँ जिस जोर आजमाइश की बात है, वह बिल्कुल निर्जन इलाके में हो रही है। उस बर्फीले रेगिस्तान का नाम है अंटार्कटिका, जहाँ अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश सेना में काम आने वाले साजो सामान पहुंचाने में जुटे हैं। भूगोल की स्कूली किताबों में अंटार्कटिका से हम सबकी जान पहचान ऐसे महाद्वीप के रूप में हुई है जहाँ बर्फ ही बर्फ है, जहाँ एक तिनका भी नहीं उगता, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। लेकिन अंटार्कटिका इतना भर नहीं है। अंटार्कटिका के कुछ इलाकों में बेशकीमती खनिजों का भंडार होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों ने यहाँ कॉपर, क्रोमियम, गोल्ड, लेड, टिन, यूरेनियम, जिंक, मॉलिब्डेनम और यूरेनियम जैसे खनिज होने का पता लगाया है। कुछ इलाकों में नेचुरल गैस और कोयले के भंडार का भी पता चला। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका अंतरिक्ष में चल रही हलचल को समझने में भी मददगार हो सकता है, क्योंकि वहां गिरने वाले उल्कापिंड सर्द मौसम के चलते लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ऐसी संभावनाओं और भौगोलिक स्थिति के चलते, जानते हैं, अंटार्कटिका में पिछले करीब 200 सालों से गहमागहमी बनी हुई है। बताते हैं कि सबसे पहले 1819 में रूस के फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउसन ने अंटार्कटिका का पता लगाया। हालांकि इसके 3 दिन बाद ही ब्रिटेन की नौसेना के ऑफिसर एडवर्ड ब्रेन्सफील्ड ने भी अंटार्कटिका पेनिनसुला तक पहुंचने का दावा किया। 1821 में अमेरिका के जॉन डेविस भी अंटार्कटिका पहुंच गए। 19वीं और 20वीं सदी में अंटार्कटिका मुख्य रूप से व्हेल, क्रिल और दूसरे जीवों के शिकार का मैदान बना रहा। 1950 के दशक तक कई देशों ने आर्थिक, वैज्ञानिक और सैन्य नजरिए से अंटार्कटिका में पांव जमाने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा फ्रांस और अमेरिका ने यहाँ परमानेंट बेस बना लिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे देश अंटार्कटिका के कई इलाकों पर दावे करने लग गए हैं। इसके चलते टकराव का खतरा तो बढ़ ही गया है। तो 1959 में एक संधि की गई। इस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और उस वक्त के सोवियत संघ सहित 12 देशों ने
दस्तखत किए। इसे ATS कहते हैं, यानी अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। कहा जाता है तय किया गया कि इस संधि में शामिल देश इस महाद्वीप में केवल साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वहां का इकोसिस्टम खतरे में पड़े। आपको लगता है कि वो अब यही कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। यह भी कहा गया है कि अंटार्कटिका न्यूक्लियर फ्री जोन रहेगा, यानी यहाँ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे चलकर इस संधि में यह रोक भी लगाई गई थी कि साल 2048 तक वहां कोई माइनिंग नहीं की जाएगी। और आपको यहाँ मैं थोड़ा सा भारत के बारे में भी बताना चाहूंगी, भारत का इतिहास। 9 जनवरी का दिन था जिस दिन भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज की थी उन्होंने अपनी उपलब्धि। दरअसल धरती के चरम दक्षिण में स्थित बर्फीले अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहला भारतीय अभियान दल 9 जनवरी 1982 को ही पहुंचा था। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस अभियान की शुरुआत 1981 में हुई थी और इस टीम में कुल 21 सदस्य थे। इसका नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम ने किया था। कासिम तब पर्यावरण विभाग के सचिव थे और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के निदेशक का पद संभाल चुके थे। इस मिशन का लक्ष्य यहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान करना था। इस दल ने अपनी यात्रा की शुरुआत गोवा से 6 दिसंबर 1981 को की और अंटार्कटिका से 21 फरवरी 1982 को वापस गोवा पहुंच गए। भारत इस संधि में 1983 में शामिल हुआ। यहाँ पर मैं आपको भारत की एंट्री जो है वो बता रही हूँ। अभी अंटार्कटिका में भारत के 2 बेस स्टेशन मैत्री और भारती हैं। चीन भी 1983 में ही इस संधि का हिस्सा बना, लेकिन 4 दशकों में ही उसने वहां अपने 5 बेस स्टेशन बना लिए हैं। संधि में भले ही शांति बनाए रखने और साइंटिफिक रिसर्च की बात कही गई हो, लेकिन अंटार्कटिका के एक बड़े इलाके पर दावा ठोकने और वहां अधिक से अधिक जगह घेरने की होड़ चल रही है। ऑस्ट्रेलिया का तो दावा यह है कि 40% से ज्यादा अंटार्कटिका उसका है। उस ठंडे इलाके में ऐसी होड़ सीधे तौर पर फौजी मिजाज वाली नहीं है, लेकिन कोशिश वहां ऐसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हो रही है जिसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। जिस तरह इस इलाके की छानबीन के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल बढ़ा है, जिस तरह वहां क्रिल फिशिंग के नाम पर तमाम उपकरण भेजे जा रहे हैं और रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को भेजा जा रहा है, उससे भविष्य का अंदाजा मिलता है कि अंटार्कटिका में नए बेस स्टेशन बनाने और नए आइस ब्रेकर शिप ले जाने की होड़ चल रही है। अमेरिका पोलर रीजन में अपना दखल बढ़ाने के लिए 6 नए आइस ब्रेकर भेजने की तैयारी में है। तो आप अंदाजा लगा लें कि वो अखाड़ा नहीं बन रहा तो और क्या बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया वहां एक नया एयरफील्ड बनाने वाला है। वहीं न्यूजीलैंड भी पीछे नहीं है। नया बेस बनाने के लिए वह $35 करोड़ खर्च कर रहा है। रूस भी वहां जियोलॉजिकल सर्वे कर रहा है ताकि तेल गैस के भंडारों का पता लगाया जा सके। हालांकि अंटार्कटिक के पोलर रीजन में विशालकाय आइस ब्रेकर मशीनें ले जाने के मामले में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन अंटार्कटिक में इस्तेमाल होने वाले दुनिया की सबसे बड़ी क्रिल फिशिंग बोट बनाने में भी जुटा है। क्रिल ऐसा जीव है जिसका इस्तेमाल चीन वाले ऑयल बनाने और चारे में करते हैं। फ्रिल फिशिंग बढ़ने से अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को नुकसान होने का खतरा है। चीन में क्रिल ऑयल का बाजार साल 2025 तक $40 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। चीन के कदमों को देखते हुए यह खतरा भी जताया जाने लगा है कि वह अंटार्कटिक ट्रीटी के हदें पार कर सकता है। ट्रीटी के नियमों के तहत वहां मौजूद सभी देशों के बेस स्टेशन की नियमित जांच होनी चाहिए। हाल ये है कि अंटार्कटिक में सबसे ऊंची जगह पर मौजूद चीन के कुनलुन रिसर्च स्टेशन की कभी जांच ही नहीं हुई। चीन इसे प्रोटेक्टेड जोन बनाने की दलीलें देता रहा है। चीन का कहना है कि अंतरिक्ष में जुड़े
रिसर्च के लिए कुनलुन सबसे अच्छी जगह है, लेकिन कई एक्सपर्ट इसके सैन्य इस्तेमाल का डर भी जताते हैं। अंटार्कटिक में लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और कुछ यूरोपीय देश ही ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने वहां अपना दखल बढ़ाया है। लंबे समय से चीन की नजर वहां के खनिज भंडार पर है। अकेले रॉस सी इलाके में करीब 50 अरब बैरल क्रूड ऑयल और 100 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। चीन अभी तो वहां रिसर्च और क्रिल फिशिंग के नाम पर बड़े बड़े उपकरण भेज रहा है, लेकिन उसका दाव इस पर है कि 2048 में जब संधि की समीक्षा होगी तो हो सकता है कि अंटार्कटिका में माइनिंग शुरू करने पर सहमति बन जाए। चीन ने अंटार्कटिका में दखल बढ़ाने के लिए पहले तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हाथ मिलाया था, लेकिन दोनों देशों से रिश्ते में खटास आने के बाद उसकी नजर रूस पर गई और 2017 में दोनों देश के बीच अंटार्कटिक में साइंटिफिक रिसर्च में तालमेल का समझौता भी हुआ। चीन के 2 रिसर्च स्टेशन रूसी स्टेशनों के करीब ही हैं। रूस के साथ मिलकर चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अंटार्कटिका से जुड़े कुछ प्रस्तावों का रास्ता भी रोका है। 2020 में जब वहां फिशिंग के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बढ़ाने का प्रस्ताव आया तो दोनों देशों ने उसे वीटो कर दिया। वैसे भी चीन से बहुत पहले से वहां रूस की मौजूदगी रही है। सोवियत जमाने के बेस स्टेशनों का सहारा लेकर रूस इलाके में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। इस बीच चीन भी कम नहीं है, उसने भी अंटार्कटिका में अपनी एक परमानेंट एयरफील्ड बनाने का ऐलान भी किया ताकि उसके 5 बेस स्टेशन को जरूरी सपोर्ट दिया जा सके। हालांकि दूसरे देश भी पीछे नहीं है। न्यूजीलैंड ने भी एयरफील्ड की योजना बनाई है। वह तो पूरे रॉस सी के इलाके पर दावा करता है। अब जहां तक भारत का सवाल है तो भारत का फोकस शुरू से ही शांतिपूर्ण वैज्ञानिक शोध कार्यों पर रहा है। इसी मकसद से 1981-82 में पहला अंटार्कटिक मिशन डॉक्टर सैयद जहूर कासिम की अगुवाई में भेजा गया था। अब तक ऐसे 41 मिशन वहां जा चुके हैं। भारत ने दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983 में जो पहला बेस स्टेशन बनाया था उसे एक हिमस्खलन से बड़ा नुकसान पहुंचा। अब वहां वैज्ञानिक काम नहीं करते, लेकिन मैत्री और भारतीय स्टेशनों के जरिए भारत ने वहां अपनी मौजूदगी बना रखी है। अभी इसी साल पिछले साल मानसून सेशन में संसद ने इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 भी पास किया। इस बिल के मुताबिक भारत के कानून अंटार्कटिका के उन इलाकों पर लागू होंगे जहां भारत के बेस स्टेशन और भारत के लोग हैं। भारत ने भले ही खुद को शांतिपूर्ण शोध कार्यों तक सीमित रखा है, लेकिन वहां ज्यादा से ज्यादा इलाके पर अपना झंडा लगाने की जो होड़ मची है वह अंटार्कटिका को एक वार जोन में बदल सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अगर वहां काफी महीने से अपनी मौजूदगी के चलते अब तक बढ़त पर थे, तो पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भी रफ्तार बढ़ा दी। उसे रूस का साथ भी मिल गया, जिसका आर्कटिक इलाके में पहले से अच्छा दखल था। चीन वहां न्यूक्लियर पावर से लैस मशीनें भी ले जाने की तैयारी में है। 2048 में अंटार्कटिक संधि की समीक्षा होनी है। हो सकता है कि तब अंटार्कटिका के एक बड़े इलाके को माइनिंग के लिए खोल दिया जाए। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश नियमों के उसी बर्फ के पिघलने का इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या विचार है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।